नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और नेपाल से आने वाले इस वक्त में यहाँ आएंगे। एज ए स्टूडेंट आएंगे, बाद में हो सकता है अपनी फैमिलीज़ भी लेके आएँ। मैं भी यहाँ ऐसे ही आया था 2019 में, लगभग 6-7 साल हो गए हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो करेंसी है, कम से कम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सारे के सारे देशों की वो उसकी वैल्यू इतनी लो है कि जब हम उस पैसे को यहाँ लेकर आते हैं तो वो एकदम कागज सी हो जाती है ना। और जब यहाँ आप आएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि यहाँ वाकई कितना एक्सपेंसिव सब कुछ है। जब आप अपने अपने पैसों को अपने रुपए को कन्वर्ट करते हैं न्यूजीलैंड डॉलर में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक घर जो कि मैंने कुछ दिनों पहले किराए पे लिया है ना। एक छोटा सा घर है और पहले आपको पूरा मैं घर दिखाऊंगा, क्या क्या है इसमें है, कैसे ये है और क्या क्या चीज़ें यहाँ आपको देखनी होती हैं जब घर आप लेते हैं। और फिर एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है, कितना इसका आपको रेंट देना होता है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बाहर सड़क से, गैराज दिखाऊंगा, पूरा घर दिखाऊंगा और घर में जो हीटिंग सिस्टम लगा है वो भी दिखाऊंगा और कैसे वो काम करता है, क्या उसकी कॉस्ट है, ये सब भी बताऊंगा। तो ये सही है, सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की रहेगी अगर आप न्यूजीलैंड में घर ढूंढ रहे हैं या आप न्यूजीलैंड में पहली बार एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या वर्क वीज़ा पे सीधे यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। तो चलिए आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो ये है, मैं लगभग आइलम में रहता हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट में हूँ, तो इस वजह से मैंने जो घर लिया है वो यूनिवर्सिटी के पास ही लिया है। तो इस घर के सामने ये सबसे पहले ये छोटा सा एक गैराज है जिसमें लगभग 1 या 2 गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर गाड़ी पार्क नहीं की हुई है और बल्कि इसमें जो अपना छोटा मोटा सामान है वो सारा का सारा रख दिया है ना। ये छोटा सा यहाँ गार्डन है जिसकी घास लगातार काटनी पड़ती है, जो कि बहुत आसान काम नहीं है ना। ये एक घर है और इस घर में लगभग 3 बेडरूम या हाउस है और एक छोटा सा इसमें किचन है, एक टॉयलेट है ना। और इस घर के चारों तरफ जगह है। आप इसके लेफ़्ट में देखेंगे तो ये एक छोटी सी गली है जो कि इस घर के चारों तरफ का खाली स्पेस है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं, मैं आपको गैराज अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा है। इस घर का साइज़ बहुत अच्छा है, उसकी वजह ये है कि ये घर थोड़ा सा पुराना है और आप इस घर को देखिए और आप सोचिए ये कम से कम कितना पुराना होगा। एंड में मैं आपको बताऊँगा कि ये कितने साल पुराना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही पुराना है। ओके, अच्छे फूल लगे हुए हैं, मौसम अच्छा है। तो ये पूरी जो लेन है ये यहाँ पर इन 2 घरों के लिए ही है। तो इस घर के पीछे वाले घर में एक चाइनीज़ कपल रहता है। वो चाइनीज़ अंकल अब रिटायर हो चुके हैं, तो उनके पास कोई कार नहीं है, वो पैदल ही चलते हैं ना। उनके 2 बच्चे हैं लेकिन वो दोनों ही ऑस्ट्रेलिया मूव कर चुके हैं। तो बेसिकली जैसा इंडिया में भी ऐसा है, पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, तो यहाँ भी इस तरह है। न्यूजीलैंड के बारे में कहते हैं कि जो भी एम्बिशियस लोग हैं वो न्यूजीलैंड छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो देखिए ये रही स्ट्रीट पार्किंग। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो इस साइड वाली स्ट्रीट पार्किंग है वो फ्री है और जो दूसरी साइड वाली स्ट्रीट पार्किंग है वो सिर्फ 3 आवर्स के लिए है। तो 3 आवर्स से ज़्यादा आप पार्क करेंगे तो आपका वो चालान चिपका देगा आपकी गाड़ी पर $20-25 का। तो ये इस घर के साथ एक पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है और दूसरा साथ में एक गैराज अवेलेबल है। मैं इस गैराज का डोर खोलता हूँ। इस गैराज का साइज़ काफ़ी अच्छा है ना। तो बहुत सारे बॉक्सेस, बैग, ड्रायर, ये सब कुछ इसमें रखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा बेड भी है, तो अगर कभी कोई आ जाए तो इन बेडों को उठा के अंदर लगाया जा सकता है ना। तो ये एक गैराज है। तो इसमें एक गाड़ी या बहुत छोटी 2 गाड़ियाँ आसानी से पार्क की जा सकती हैं ना। ये घर आपने देखा और इसके बाद यहाँ से लेना, इसको बंद करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस गैराज को बंद करके और इस डोर को ओपन करके सीधे भी घर में जा सकता हूँ ना। लेकिन हम जो है बाहर से ही जाते हैं। चलिए जरा इस डोर को जरा बंद किया जाए क्योंकि मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। तो ये डोर धीरे धीरे बंद हो रहा है। हालांकि मैं तो गाड़ी बाहर ही खड़ी करता हूँ और जो छोटी वाली है, मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो 2 गाड़ियाँ आसानी से घर के अंदर आ जाती हैं। अब आते हैं हम घर के अंदर। ओके, तो एक तरीका तो ये है कि इस घर में हम यहाँ से जाएं। बहुत सिंपल है, डोर खोला, चाबी लगाई और यहाँ से घर के अंदर चले गए। और दूसरा तरीका है, और इस घर के पीछे की तरफ भी एक डोर है, तो आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। पीछे भी लगभग सिमिलर ही मिलता है घर है। यहाँ पर आप इस डोर को खोलिए
ये रही मेरी साइकिल, 4-5 सालों से मेरे साथ है, अच्छा साथ दिया है ये साइकिल ने, और अब भी अच्छी फंक्शनल है। तो चलिए, ये रहा एक डोर ही है। मैं जनरली यहाँ से आना जाना पसंद करता हूँ, थोड़ा ईजी है। और इस डोर से जब मंदिर आते हैं तो सीधे कॉमन एरिया में आ सकते हैं। यहाँ पर जो है छोटी सी एक टीवी मैंने रखी है, एक काउच रखा है और एक टेबल है अपना पढ़ने लिखने के लिए, और साथ में छोटा सा एक किचन है। अब मैं आपको बाहर ले चलता हूँ, ठीक है। बाहर दिखाता हूँ एक मज़ेदार बात, यहाँ और इंडिया के घरों में कैसा सा एक फ़र्क होता है, क्योंकि इस घर में गैस हीटिंग है ना। ये देखो 2 सिलेंडर लगे हैं LPG के। तो तकरीबन अगर आप न्यूजीलैंड में गैस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते हैं, तो एक सिलेंडर लगभग $150 का है। आपको थोड़ा घर अंदर से दिखाते हैं। रात को भी काफ़ी अच्छा ही घर लगता है। इसमें लगभग एक कमरा इसमें ये है, टेबल चेयर पढ़ने के लिए, बाहर का व्यू भी अच्छा है। ये कमरा थोड़ा सा ठंडा है ना, तो इसे ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते ना। ये और इसमें एक ये बड़ा सा एक कमरा ये है, छोटे मोटे, और इसमें साथ में घर में थोड़े बहुत कबर्ड भी दिए हुए हैं, टॉयलेट भी है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं। मेरा फेवरेट रूम है, क्योंकि ये दोनों तरफ से यहाँ बहुत सारी लाइट आती है। और अब आते हैं इस घर की बाकी दूसरी डिटेल्स पर, जो काफ़ी मज़ेदार है। देखो, सबसे पहले तो आपने घर बाहर से देखा होगा, तो मैंने आपसे कहा था कि आप अंदाज़ा लगाना ये घर कम से कम कितने साल पुराना है। तो जब मैं किसी से भी पूछता हूँ तो कोई भी सही ढंग से अंदाज़ा नहीं इसका लगा पाता। ये घर है 1929 का, लगभग 100 साल पुराना। ऑब्वियसली बात है कि पिछले 100 सालों में से कई बार रिपेयर किया गया होगा, इम्प्रोवाइज़ किया गया होगा। तो जो इसका रिसेंट ओनर है उसने इसको जनवरी में ही परचेज़ किया, लगभग 3 करोड़ से ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। लेकिन इस तरह के घरों का बहुत लंबा फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये डिमोलिश होंगे और नए बनेंगे। डिमोलिश में भी कॉस्ट होगी, नया घर बनने में भी कॉस्ट होगी। तो बेसिकली ये बस लैंड की कॉस्ट है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के बहुत पास है, तो पैदल यहाँ से मैं घर की तरफ चला जाता हूँ। अच्छा, एक बात और आपने ये मैं बताना चाहता हूँ, उसका रेंट कितना है। तो देख, क्योंकि ये घर जिसने परचेज़ किया था वो इसको बहुत जल्दी में किराए में देना चाहता था, तो मुझे लगता है उसने मुझे ठीक प्राइस मिला। इस घर का किराया है हफ्ते का $600, जो कि तकरीबन होता है 30,000 रुपये। और लेकिन एक क्योंकि पुराना घर होने की वजह से ये डबल ग्लेजिंग नहीं है, तो इस वजह से इसमें जो बिजली का बिल है वो दुगना आता है। अगर आपके घर में डबल ग्लेजिंग है तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा उसमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे अगर आपका नॉर्मल घर हो इस साइज़ का, तो मुझे लगता है अगर आपका बिजली का बिल 300 है, तो बिना ग्लेजिंग के हाउस में अगर आप उसको एयर कंडीशनर चला के हीट करते हैं तो बिल आपका 600 के आसपास हो जाएगा। तो और साथ में जो गैस है वो अलग, एक सिलेंडर मुझे लगता है मंथली देना होता है, जो कि $154 के आसपास है, प्लस उस सिलेंडर का किराया जो कि $13 है। तो आप ये मोटा मोटा हिसाब लगाओ कि आप $160 गैस का और $450 के आसपास बिजली का बिल, तो $600 आप स्ट्रेट अवे हर महीने इसमें दे देते हो। तो यहाँ आप आओगे, 2-3 चीज़ों का आप ख्याल रखना। वो ये कि होगा, पॉसिबल होगा तो नया घर लेना, और जब आप घर लेंगे तो कोशिश करिएगा कि उसमें डबल ग्लेजिंग हो। और सबसे अच्छी बात, और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहना, ताकि पैदल आप लाइब्रेरी जा पाओ कुछ। और अच्छा सेफ जगह है आइलम, अगर यहाँ आप रहना चाहते हैं तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा। और एक बात और, मैं अदतन किसी भी बात को झूठ नहीं बोलता, तो जो सच है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जगह अच्छी नहीं होती तो मैं आपको सीधे बता देता कि ये जगह अच्छी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी और सेफ़ जगह है यहाँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास है और यूनिवर्सिटी में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इस वजह से रेंट थोड़ा हाई है। लेकिन आप थोड़ा दूर भी चले जाएंगे तो मुश्किल से आप $100 बचा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको भी बहुत कुछ सस्ते में कुछ मिलने वाला है ना। तो ये कुछ इस घर के बारे में। अच्छा, एक बात और, इस घर में जितना भी आप ये छोटा मोटा सामान देख रहे हैं, ये फर्निश्ड हाउस नहीं है, तो ये खाली घर मिला था। तो छोटा मोटा सामान जो भी इस घर में आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही परचेज़ किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा परचेज़ नहीं किया, क्योंकि अगर घर चेंज करना पड़ेगा तो उसमें बहुत मुश्किल आएगी। और कई बार जो कुछ सामान को एक जगह से ले जाके उठा के दूसरी जगह ले जाने की जो कॉस्ट है वो सामान से भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो मिनिमल हो सका है, मतलब कोशिश तो देखो हमेशा से ही रहती है कि सामान बस इतना हो कि अपनी चादर बिछाएं, उसमें आए, उस चादर को फोल्ड करें, उसे कंधे पे डालें और चल पड़े। दर्शन तो यही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी जितना मिनिमल हो सका है उतना मैंने सामान रखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ढेर नहीं लगाया है। और हर 3 महीने में इंस्पेक्शन होता है घर का। तो मतलब यहाँ एक अजीब सा एक ट्रेंड है कि जो ओनर होता है वो कभी भी बहुत मुश्किल से खुद कभी किसी को किराए पर घर देता है। तो ये सारे घर एजेंसीज़ को दिए हुए होते हैं। तो एजेंसीज़
मुझे नहीं पता कैसे घर के ओनर को चार्ज करती हैं, रेंट का परसेंटेज चार्ज करती हैं या फर्स्ट जो हमारी रेंट होता है उसको चार्ज करती है, लेकिन वही मैनेज करती है। तो ओनर से कोई सीधा कोई मेरा मतलब नहीं है, ना मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है। कभी कभी आता है, एक दिन आया, दरवाज़ा खटखटाया उसने, तो मैं उसको पहचान नहीं पाया कौन है, तो उसने कहा कि यार मेरा ही है, मैं बस कुछ चेक करने आया हूँ और अगर कोई ख़राबी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको रिपेयर करा दूँगा। तो मैंने कहा उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब वो जाने वाला था तो मैंने उससे पूछा कि चाय और कॉफ़ी आप कुछ पियेंगे, तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा थैंक यू। तो आया एक दिन, उसने खुद ही आके यहाँ ये घास वूस काटी और मैंने उसको बोला देखो भाई इस हफ्ते मैं काफ़ी बिजी हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अगर चाहते हो तो खुद ही करके जाओ। तो वो खुद ही करके गया सब अच्छी तरह से ना। तो बस इतना सा है। कुछ मैंने कोशिश की है कि आपको जितना जितना हो सके उतनी सारी चीज़ें मैं बता दूँ। और ख़ासकर मैंने इस घर को जो लिया, मैं बहुत ही पर्टिकुलर था कि भाई घर जो भी लिया जाए वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी और आइलम स्कूल के पास होना चाहिए। आइलम स्कूल के पास इसलिए ताकि जो मेरा बेटा है वो आसानी से स्कूल जा सके। और अगर मैंने घर थोड़ा दूर ले लिया और आधे घंटे उसे गाड़ी में छोड़ने जाना पड़ा तो वो रोज़ का सर दर्द है। उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा किराया ज़्यादा दे दूँ, वो मुझे सूट करता है, बजाय इसके कि मैं रोज़ सवेरे बवाल होगी अब उसको छोड़ने कौन जाएगा, मैं जाऊँगा कि मेरी वाइफ जाएगी ना। और मैं आपसे सच कहूँ, मेरा सवेरे उठने का मन नहीं करता, तो मैं रोज़ 30-40 मिनट इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं बेटी को स्कूल छोड़ने जाऊँ। तो यहाँ से बहुत पास में है, हम दोनों साइकिल पकड़ते हैं, 6-7 मिनट में स्कूल के अंदर पहुँच जाते हैं और मैं वापस आ जाता हूँ। तो बहुत अच्छी एक लोकेशन है। और आइलम की सबसे खास बात यह है कि क्राइस्ट चर्च के लगभग सेंटर में है। और मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी से बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन क्राइस्ट चर्च शहर में मौजूद है। इससे यहाँ एक और यूनिवर्सिटी है, लिंकन यूनिवर्सिटी, लेकिन वो एग्रीकल्चर पर फोकस्ड है, तो यहाँ से वो थोड़ा दूर से है, दूर पर है। और इसके आसपास सब कुछ है, आपको मॉल चाहिए, आपको पार्क चाहिए, और आपको स्पोर्ट्स की बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आप खेलना चाहते हैं, स्विमिंग पूल, तो सब कुछ आसपास है। तो बेसिकली अगर आप यहीं रहते हैं और आप जहाँ आप काम करते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से साइकिल में मैनेज कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप न्यूजीलैंड आए और पहले दिन से ही कोई कार ढूंढने लगे। एक साइकिल लीजिए, चलाइए आसपास, रास्ते भी आपको याद हो जाएंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी और आप जिस जगह से गुजरेंगे उस जगह को अच्छी तरह भी देख पाएंगे ना। तो अब मैंने आपको ये बता दिया। 2400 किराया, 600 बिजली और गैस का बिल, $3000, तकरीबन 1.5 लाख रुपये इस घर का किराया। अब सोचिए अगर आप और एक बात और, ये थोड़ा नई सी बात है, मुझे नहीं पता कितने आपकी काम की होगी। हाल ही के दिनों में कुछ नियम चेंज हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अब आप 20 के बदले 25 घंटे काम कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर है। तो भाई बात 20 और 25 घंटे की नहीं है, बात यह है पहले 15 घंटे का काम तो मिले। तो जॉब जो है, पहली जॉब थोड़ा ट्रिकी होती है। और ख़ासकर इंडिया जैसे देशों में हम लोग ज़्यादातर, हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो BA, BSc, BCom, BBA इस तरह के कोर्स करती है। तो वो सब करने के बाद जैसे मोदी जी पूछते हैं कि भाई हमें पॉलिटिकल साइंस तो कर लिए हो लेकिन आता क्या है, तो उसका जवाब आता तो कुछ नहीं है, बस BA, BCom, BSc सब ग्रेजुएशन कर लिए। तो इस तरह के एजुकेशन के बाद जब हम यहाँ आते हैं तो जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप बहुत ब्राइट हैं, किसी काम में बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है आपके लिए सरल हो, लेकिन मुझे तो 3-4, मैं जब 2019 में आया था तब भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ था और 3-4 महीने मुझे लग गए थे कि मैं कोई पहली जॉब ढूंढ पाऊँ। फिर जो पहली जॉब मिली उसमें मैं 3-4 साल रहा, फिर मैंने चेंज किया और फिर बस एक बार वो जैसे एक बात है कि बस दरवाजे में आपको पैर फंसाना है, आप आएंगे तो फिर घुस ही जाएंगे ना। तो ये शुरुआती वक्त थोड़ा मुश्किल रहता है। तो आप आइए और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप यहाँ आएंगे और आप पहले दिन से ही अपने एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। आपको काफ़ी सारे मतलब आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा कि आप कम से कम 6 महीने तक यहाँ सस्टेन कर पाएँ। और मेरी सलाह ये है, मुफ्त की सलाह, कि अगर आपकी फैमिली है, जब मैं यहाँ आया था तो मेरा बेटा और मेरी वाइफ इंडिया में ही थे, अगर आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं तो पहले कोशिश करिए कि खुद आइए, कुछ दिन देखिए, सेटल करिए। और अगर आपके पास बहुत सारा कैश है फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास है 20-25 लाख फीस देने के बाद, अगर आप 20-25 लाख एक्स्ट्रा आपके पास है तो आप आराम से आइए। फिर तो कुछ नहीं, फिर तो दुनिया जन्नत है और ज़िंदगी बहुत आसान है अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो ना। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, उनको बड़ा इजी होता है ना, खासकर जो लोग कुछ स्किल्स जिनके पास है ना। ये तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। हो सकता है आपको पसंद आए। हाँ, कुछ सवाल अगर आपका हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप में से कोई क्राइस्ट चर्च आ रहा है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस और मीट यू हेयर ना। यूनिवर्सिटी में घूमते फिरते मैं आपको मिल ही जाऊँगा।
बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा।